बिना कोई समय गवाए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है हमारे पास बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ जीएसटी। जीएसटी का मतलब क्या है? आर्टिकल 366(12) ए के अंदर जो है कॉन्स्टिट्यूशन में इसको डिफाइन किया गया है। जीएसटी इज अ टैक्स ऑन द सप्लाई ऑफ द गुड्स और सर्विसेज और बोथ बट एक्सक्लूडिंग द टैक्स ऑन द अल्कोहलिक लिकर फॉर द ह्यूमन कंजम्पशन। अब इसके अंदर दो वर्ड है कि गुड्स और सर्विस की सप्लाई के ऊपर टैक्स लगेगा। तो गुड्स का मतलब क्या है और सर्विस का मतलब क्या है? गुड्स का मतलब जो है डिफाइन किया गया आर्टिकल 366 12 के अंदर, जहां पर ये कहा गया कि गुड्स इंक्लूड ऑल द मटेरियल कमोडिटी आर्टिकल। लेकिन साथ में अगर इसका अच्छा डेफिनेशन देखना है तो हम चलते हैं टू सबसेक्शन 52 के अंदर, जो कि है आपके सीजीएसटी 2017 का, जिसमें कहा गया कि गुड्स मीन एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, लेकिन अदर देन मनी एंड सिक्योरिटी। मनी और सिक्योरिटी गुड्स में इंक्लूड नहीं होंगे, लेकिन इंक्लूड किसको करेगा? एक्शनेबल क्लेम्स और कोई भी ऐसी चीज जो ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास और थिंग्स अटैच्ड टू फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द लैंड होता है, जिनको या तो कॉन्ट्रैक्ट से पहले या फिर कॉन्ट्रैक्ट के अंडर जो है स्वेयर कर लिया जाता है, अलग कर लिया जाता है। उसके बाद आता है सर्विस। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 366(26) ए में कहा गया कि सर्विस मींस एनीथिंग अदर देन द गुड्स। लेकिन और बेहतर जानने के लिए चलते हैं सीजीएसटी 2017 के डेफिनेशन पर, जो कि है सेक्शन 2 सबसेक्शन 102 के अंदर, जहां ये कहा गया सर्विस मींस एनीथिंग अदर देन द गुड्स मनी सिक्योरिटी। यानी कि मनी और सिक्योरिटी ना तो गुड्स की डेफिनेशन में आ पाए और ना ही सर्विस की डेफिनेशन में आ पाए, मतलब इनके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। लेकिन साथ में कहा गया इट विल इंक्लूड एनी एक्टिविटी रिलेटिंग टू यूज ऑफ मनी, या फिर कोई भी ऐसी चीज जिसको कोई भी कन्वर्जन एक्टिविटी जिसके लिए सेपरेट कंसिडरेशन चार्ज किया जाता है, वो भी सर्विस के अंदर इंक्लूड जो है किया जाएगा। अब बात करते हैं कि जीएसटी जो है काफी समय से आने की तैयारी करता है, लेकिन भारत में इतना लेट क्यों? तो फटाफट से थोड़ा सा इसका हिस्ट्री जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जब भी जीएसटी को इंडिया में लाया जाना था तो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने की जरूरत थी, क्योंकि सेंटर और स्टेट एक ही सब्जेक्ट पर टैक्स लेंगे, ऐसा आज तक पहले कभी नहीं हुआ था। सो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो है वो पेश किया गया 19 दिसंबर 2014 को लोकसभा में, जिसके बाद लोकसभा में इसके ऊपर चर्चा हुई और फाइनली पास हुआ 6 मई 2015 को। उसके बाद लोकसभा से निकलकर राज्यसभा में पहुंचा, जहां पर इसके ऊपर चर्चा की गई और 3 अगस्त 2016 को जो है इसको जो है पास किया गया। लेकिन राज्यसभा में कुछ चेंजेस ऐसे किए गए जो कि अमेंडमेंट की गई, मतलब जो लोकसभा में चेंजेस होकर आए थे उनको चेंज कर दिया गया, जिसके बाद लोकसभा में फिर से इसको जो है पास किया जाना था। उन्होंने 8 अगस्त 2016 को इसको पास किया। लोकसभा राज्यसभा में अप्रूवल मिलने के बाद 50% ऑफ स्टेट्स की हामी जो है होना जरूरी था, उनके एक्सेप्टेंस होना जरूरी था, जो कि सितंबर 2016 तक मिल गई थी। और फाइनली उसके बाद जो है 8 सितंबर 2016 को मिस्टर प्रेसिडेंट ने इसके ऊपर सिग्नेचर किया और फाइनली जो कॉन्स्टिट्यूशन 122nd अमेंडमेंट बिल था वो कॉन्स्टिट्यूशन 101st अमेंडमेंट एक्ट बन गया था, जिसके बाद सीजीएसटी, आईजीएसटी, एसजीएसटी बिल्स बनने एक्सेट्रा स्टार्ट हुए और फाइनली पार्लियामेंट में अगले साल यानी कि 2017 मार्च में इसको जो है वापस से पेश किया गया, जहां पर लोकसभा राज्यसभा में इसको मंजूरी मिली और फाइनली 12 अप्रैल 2017 को मिस्टर प्रेसिडेंट ने इसके ऊपर सिग्नेचर किए। उसके बाद स्टेट वाइज अपने बिल बनाए गए जो कि मॉडल सीजीएसटी के ऊपर बेस्ड थे और फाइनली जो है 30 जून 2017 की वो ऐतिहासिक रात थी, यानी कि 1 जुलाई 2017 को पार्लियामेंट का सेशन रात को ओपन किया गया और फाइनली जीएसटी बिल इंडिया में लॉन्च किया गया जीएसटी एक्ट के नाम से। लेकिन दिक्कत ये थी कि जीएसटी जब से आने की कोशिश करता, नारा यही था कि वन नेशन वन टैक्स होगा, लेकिन अभी तक भी जेएनके में एप्लीकेबल नहीं हो पाया था। तो कोशिश की जाने लगी कि जेएनके में भी एप्लीकेबल हो जाए। एक हफ्ते के बाद, जी हाँ, एक हफ्ते के बाद 8 जुलाई 2017 को जो है हमारा जीएसटी एक्ट जो है जेएनके में भी एप्लीकेबल होना स्टार्ट हो गया था। और फाइनली आप आते हैं इसकी जीएसटी की कुछ चीजें जानने की कोशिश करते हैं कि जीएसटी है क्या, कॉन्सेप्ट ऑफ जीएसटी क्या है। तो जीएसटी को फीचर्स हैं, अगर आपको एग्जाम में आने फीचर लिखे कॉन्सेप्ट लिखे आपको सेम ही आंसर लिखना होगा। जीएसटी जो है इट्स अ वैल्यू एडेड टैक्स, मतलब वैल्यू एडिशन है, हर स्टेज पर लगता जाएगा। और इट्स अ कंजम्पशन बेस्ड टैक्स, मतलब डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, जहां से सामान ओरिजिनेट हुआ वहां टैक्स नहीं मिलेगा उस गवर्नमेंट को, जहां गुड्स और सर्विस आपके जा रहे हैं कंजम्पशन के लिए उस गवर्नमेंट को टैक्स आपका मिलेगा। कंटीन्यूअस चेन ऑफ टैक्स क्रेडिट रहती है, यानी कि 1% जो टैक्स देगा उसका क्रेडिट आपको मिल जाएगा, लेकिन अल्टीमेटली जो बर्डन है दैट्स बोर्न बाय द फाइनल कंज्यूमर। और यहाँ पर कोई किसी भी तरह का कास्केडिंग ऑफ टैक्सेस नहीं होता है। अब सवाल ये उठता है कि इंडिया में जीएसटी की नहीं डराइज क्यों? क्या पहले वाले जो इनडायरेक्ट टैक्सेस थे उनमें क्या खामियां थी, क्या प्रॉब्लम थी जिसके कारण जीएसटी को इंडिया में आना पड़ा? तो डेफिनेटली वहां पर प्रॉब्लम्स की बात करते हैं। सबसे पहले तो जो आपके लोकल टैक्सेस थे, वैट सबसे मेन जो है लोकल टैक्स होता था, उसके अंदर काफी सारे लोकल टैक्सेस यानी कि लग्जरी टैक्स, एंट्री टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स एक्सेट्रा इंक्लूड नहीं थे। दूसरा जो पॉइंट है कि आपका कास्केडिंग होता था ड्यू टू द सीएसटी, सेंट्रल सेल्स टैक्स 1956 में बना था, लेकिन अभी तक भी उसका क्रेडिट मिलना स्टार्ट नहीं हुआ था, यानी कि उसका कास्केडिंग में प्रेजेंट रहता था। सिमिलरली जब आप एक्साइज ड्यूटी का वैट लगाते थे तो वैट की कंप्यूटेशन करते थे, एक्साइज ड्यूटी का पोर्शन ऐड रहता था, जिसके कारण फिर से कास्केडिंग इफेक्ट होता था। दूसरे एंड में भांति भांति के मल्टीपल टैक्सेस होते थे, जिसके कारण लगाने में दिक्कत होती थी और डबल टैक्सेशन भी कई बार होता था, यानी कि एक ही चीज के ऊपर दो बार टैक्स लगा दिया जाता था। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स थी। और एक और मेन प्रॉब्लम था कि वैट और सर्विस टैक्स आपस में कंबाइन बिल्कुल भी नहीं थे, इंटीग्रेटेड नहीं थे। तो ये कुछ दिक्कतें थी जिसके कारण इंडिया में जीएसटी को आना पड़ा। अब जीएसटी के आने से भारत को क्या क्या फायदे हुए? ऑब्वियसली एक तो यही है कि आपका कोई कास्केडिंग इफेक्ट नहीं होता है, यूनिफाइड नेशनल मार्केट है वन नेशन वन टैक्स के अकॉर्डिंगली, और गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू है उसके बहुत ज्यादा बढ़ने के आसार हैं। आपके मल्टीपल टैक्सेस खत्म हो गए, डबल टैक्सेशन एक्सेट्रा नहीं होता, तो ये कुछ बेनिफिट आप लिख कर आ सकते हैं। फिर सवाल ये उठता है कि जीएसटी के आने से कौन कौन से टैक्सेस खत्म हो गए? तो इनको हम दो भाग में बांट लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सेंट्रल टैक्सेस की।
आपका एक्साइज ड्यूटी खत्म हो गया, मेन एक्साइज ड्यूटी। उसके बाद एक्साइज ड्यूटी जो मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन गुड्स और स्पेशल इंपॉर्टेंस टेक्सटाइल एंड टेक्सटाइल प्रोडक्ट पर होती थी, वो भी खत्म हो गई है। उसके बाद आते हैं कस्टम पर, एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम एंड स्पेशल एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम, ये भी खत्म हो गए। सर्विस टैक्स खत्म हो चुका है, और जितने भी आपके सेंट्रल सेस सरचार्ज एक्सेट्रा होते थे वो भी खत्म हो गए हैं। उसके बाद दूसरा जो कैटेगरी बनता है वो है स्टेट टैक्सेस के बारे में, कि स्टेट के कौन कौन से टैक्स हट गए हैं। सबसे पहले तो जो इंपॉर्टेंट है, स्टेट वैट हट गया है, आपका एंट्री टैक्स हट गया, परचेज टैक्स हट गया, लग्जरी टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स और परचेज टैक्स शायद मैं बोल गया था पहले, लॉटरी बेटिंग गैम्बलिंग टैक्स, ये सारे तरह के टैक्सेस जो है हट चुके हैं। तो जीएसटी के आने से फायदा ये होगा कि नंबर ऑफ टैक्सेस कम हो गया, तो इसकी एडमिनिस्ट्रेशन करना जो है काफी आसान होगा गवर्नमेंट के लिए। उसके बाद आते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो है कुछ चेंजेस स्पेशल वाले किए गए, उनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चेंज था आर्टिकल 246A। आर्टिकल 246 से नया इंट्रोड्यूस किया गया, जिसके अंदर आर्टिकल 246 से 1 और 246 से 2 आता है। 246A1 बात करता है इंट्रा स्टेट सप्लाई की, यानी कि अगर एक ही स्टेट से उसी स्टेट के अंदर जो सामान जाएगा, जैसे कि पुणे से मुंबई में सामान गया, स्टेट तो एक है महाराष्ट्र, उस केस में जो है 246A1 के अंदर केस फॉल करेगा। और इंट्रा स्टेट सप्लाई में पार्लियामेंट और स्टेट दोनों के पास टैक्स लगाने का पावर है। पार्लियामेंट के पास पावर आता है थ्रू द सीजीएसटी, और स्टेट के पास आता है थ्रू द एसजीएसटी। तो इंडिया में पार्लियामेंट क्योंकि सीजीएसटी चलाता है तो एक ही एक्ट है सीजीएसटी एक्ट, लेकिन एसजीएसटी एक्ट उतने में नहीं जितने के नंबर ऑफ स्टेट है। इंडिया में 29 स्टेट है, तो 29 एसजीएसटी एक्ट तो है ही है। उसके अलावा जो 7 यूटीज है उनमें से 2 यूटी ऐसी हैं जिनका कि अपना जो है स्टेट लेजिस्लेचर है, डेली एंड पौंडीचेरी, तो उन दोनों के लिए भी एसजीएसटी एक्ट बनाया गया है। तो कुल मिलाकर इंडिया में 31 स्टेट एक्ट है, जिसमें से 29 स्टेट्स के लिए और 2 यूटीज के लिए हैं। फिर बात आती है इंटर स्टेट सप्लाई, यानी कि जहां पर एक स्टेट से दूसरी स्टेट में सामान जो है गुड्स या सर्विस का जो है सप्लाई किया जाएगा, उस केस में लगेगा आपका 246A2। और इस केस में सिर्फ और सिर्फ पावर किसके पास है, पार्लियामेंट के पास है टैक्स लगाने की, जिसको वो लगाते हैं थ्रू द आईजीएसटी, जी हाँ, इंटीग्रेटेड जीएसटी के थ्रू लगाते हैं, और आईजीएसटी का एक्ट इंडिया में एक ही है। उसके बाद जो एक नया आर्टिकल लॉन्च किया गया इंडिया में जीएसटी के आने के बाद, दैट इज 279A। 279 आर्टिकल बात करता है जीएसटी काउंसिल की। जीएसटी काउंसिल एक स्पेशल बॉडी बनाई गई है, जिसके अंदर जो है स्टेट और सेंटर दोनों के ही लोग मिक्स होकर काम कर रहे हैं। इसमें जो दो आपको मेन चीजें याद रखने की जरूरत है, पूरे जीएसटी के अंदर काफी जगह स्पेशल कैटेगरी स्टेट का मेंशन आता है। तो 279A4G के अंदर स्पेशल कैटेगरी स्टेट मेंशन है आपकी। उसके अलावा बात होती है बेटा 279(5) की। 279A5 के अंदर 5 स्पेशल प्रोडक्ट लिखे हैं, जिनके ऊपर जो है गवर्नमेंट टैक्स अभी नहीं लगा रही है। जीएसटी के नाम से तभी लगेगी जब गवर्नमेंट जीएसटी काउंसिल उनको रिकमेंड करेगी और फिर गवर्नमेंट नोटिफिकेशन देगी, जिसके अंदर 5 प्रोडक्ट आपके कौन कौन से हैं। पेट्रोलियम क्रूड है, हाई स्पीड डीजल ऑयल, मोटर स्पिरिट दैट इज पेट्रोल, नेचुरल गैस एंड एविएशन टरबाइन फ्यूल। उसके जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है इस चैप्टर में बेसिकली, दैट इज जीएसटी इन गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क की बात करते हैं। नॉन गवर्नमेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी फॉर्म्ड अंडर सेक्शन 8 जो है। और जीएसटी बेसिकली टेक्नोलॉजी बैकबोन है जीएसटी के लिए। जो गवर्नमेंट का वेबसाइट है www.gst.gov.in, वहां पर जो है मेन काम किया जाता है लोगों के द्वारा। इसके जो मेन फंक्शन है, बेसिक फंक्शन वो आते हैं रजिस्ट्रेशन, पेमेंट एंड रिटर्न। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करानी है तो इसी पोर्टल पर जाना होगा, पेमेंट करनी है तो भी इसी पोर्टल पर, रिटर्न करनी है तो भी इसी पोर्टल पर जाना होगा। इसके अलावा जीएसटी तरह तरह की एमआईएस रिपोर्ट सबमिट करता है, आईजीएसटी का सेटलमेंट करता है, और जो रिटर्न्स आप लोग सबमिट करते हैं बिजनेसमैन, उनको फॉरवर्ड करता है सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट की तरफ। ये जीएसटी इनके एक जो है मेन जो है जो फंक्शंस हैं वो आते हैं एग्जाम के लिए। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, आपको इसको याद रखना पड़ेगा।